Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 1 Interview, Case History and Testing. Unit 1 is from Block 2, Group B, MPCE 022 Assessment in Counseling and Guidance. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू कैसे कन्वर्सेशन से अलग है और किस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, और उसके बाद हम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स भी देखेंगे और कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं ये भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरव्यू. इंटरव्यू वो टेक्निक है जो साइकोलॉजिस्ट जनरली यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि क्लाइंट के अंदर है क्या, क्लाइंट के को प्रॉब्लम क्या है, वो क्या खुद के साथ जो हो रहा है वो किस तरह से सफ़र कर रहा है. ये सारी चीज़ें हम इंटरव्यू टेक्निक से पता लगा सकते हैं. ये जब भी हम करते हैं इंटरव्यू तो उनकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उनके बिहेवियर के बारे में पता चलता है, उनके रिस्पॉन्स के बारे में पता चलता है. और इंटरव्यू एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत रिलायबल, वैलिड मानी जाती है, जिससे हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. हम एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है ये. सो ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी इंटरव्यू होता है और 1-to-1 भी होता है. तो अगर हम देखें तो इन्होंने बताया है जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंस क्या है इंटरव्यू और कन्वर्सेशन में. अगर हम देखें तो हम इंटरव्यू तब करते हैं जब कोई पर्पस होता है हमारा, और कन्वर्सेशन हम विदाउट पर्पस करते हैं. इंटरव्यू के टाइम पे हमें रैपोर्ट और रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी की लैंग्वेज में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू विच इज़ हैपनिंग एट द जॉब के टाइम पे तो जो इंटरव्यूअर होता है वो तो थोड़ा डरा के ही रखते हैं इंटरव्यू को. बट जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमें एक रैपोर्ट स्टैब्लिश करना होता है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी होती है क्लाइंट के साथ. कन्वर्सेशन के टाइम जो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम फ्रेंड्स के बीच में होती है उसको हम कन्वर्सेशन कह रहे हैं. तो किसी रिलेटिव या फ्रेंड के साथ जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती. हम एक नॉर्मल इंसान से भी कहीं आते जाते किसी से बात करने लगते हैं, दैट इज़ ए कन्वर्सेशन. थर्ड पॉइंट है कि इंटरव्यू में रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आप लिख के करें चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करें, लेकिन करना होता है. कन्वर्सेशन में रिकॉर्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती. इंटरव्यू जो होता है इसकी वैलिडिटी एसेस की जाती है, मतलब वैलिडिटी चेक करते हैं कि जो हमने इंटरव्यू लिया है वो वाकई वैलिड है या नहीं है. कन्वर्सेशन में ऐसी वैलिडिटी का कोई ऑप्शन नहीं होता, ना ही की जाती है. रोल ऑफ इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर दोनों ही पता होते हैं, असाइंड होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे. कन्वर्सेशन में ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं होता. नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इंटरव्यू. इंटरव्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है. जहाँ पे रेड मार्क, रेड टिक दिख रहा है यानी वो प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी एग्जाम्स में आएगा. तो इंटरव्यू के क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं. फर्स्ट, एटीट्यूड ऑफ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई दोनों इंपॉर्टेंट है. जो इंटरव्यूअर होता है यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूई वो है जो इंटरव्यू दे रहा है. तो जब काउंसलर एंड क्लाइंट की बात करें तो काउंसलर को बहुत अंडरस्टैंडिंग और जेन्यून होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम एक रैपोर्ट स्टैब्लिश कर लेते हैं क्लाइंट के साथ तो क्लाइंट कंफर्टेबल फील करता है और वो ऐसी चीज़ें भी बता देता है जो इजीली नहीं बता पाता. सो अगर काउंसलर अंडरस्टैंडिंग और जेन्यून है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लाइंट ओपनली बात करेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को समझा सकेगा जो वो सफ़र कर रहा है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटीट्यूड दोनों का. क्लाइंट भी इंटरव्यूअर के साथ किस तरह का रैपोर्ट स्टैब्लिश कर रहा है अपनी तरफ से वो भी मैटर करता है. तो अगर काउंसलर अंडरस्टैंडिंग है तो वो कंफर्टेबल फील करेगा क्लाइंट. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं लगता तो ऐसा भी होता है कि क्लाइंट इंटरव्यू आधा छोड़ के चला जाए, वो मिडवे में ही ख़त्म कर दें इंटरव्यू को. नाउ कमिंग टू सेकंड जो फीचर होता है इंटरव्यू का वो होता है प्रॉपर एटमॉस्फेयर. अगर एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल है, फिजिकल एंड इमोशनल दोनों एटमॉस्फेयर की बात की गई है. फिजिकल एटमॉस्फेयर की बात करें तो रूम बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, प्लीसेंट होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी का. ऐसे कोई क्वेश्चन ना किए जाएं जिससे कि वो एम्बरास्ड फील करे क्लाइंट, और उसको ऐसा लगना चाहिए कि जो
काउंसलर है वो उसकी क्लाइंट की हर एक बात समझ रहा है। और इनसेंसिटिवनेस हमें शो नहीं करना, हमें जजमेंटल नहीं होना, हमें ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने जिससे उसको लगे कि हम बहुत उसको जज करने की कोशिश कर रहे हैं या हम उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं या हम इनसेंसिटिव हैं। तो काउंसलर्स को इस चीज़ की ध्यान रखनी है, अदरवाइज क्लाइंट बहुत ज़्यादा अनईजी फील करेगा और हो सकता है कि वो काउंसलिंग आगे करे ही ना। और इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए हमें आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना, हमें अथॉरिटेरियन नहीं होना, हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना उसे, फॉल्स एश्योरेंस भी नहीं देना, क्योंकि अगर आप ऐसी गलत चीज़ों पे भी आप एश्योरेंस देंगे तो वो क्लाइंट को समझ आ जाएगा कि आप उसको लाइटली ले रहे हैं, आप सीरियसली नहीं ले रहे, और वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। थर्ड जो फीचर होता है इंटरव्यू का वो होता है कि इंटरव्यूअर्स इफेक्टिव रेस्पॉन्स, आपका रेस्पॉन्स कैसा है। आपको एनकरेजिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट क्लाइंट फ्रीली आपसे बात कर सके। आपको ऐसे बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछने हैं, अप्रोप्रिएट टाइम पे पूछने हैं। आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, ओपन एंडेड मतलब कि जिसमें वो खुल के डिस्क्राइब कर सके बात को, और जितने भी आपके अंदर बायसेस हैं या प्रीजुडिस हैं उसको आपको साइड में रखना है करते टाइम इंटरव्यू। फोर्थ जो इंटरव्यू का फीचर होता है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को भी हम मेजर कर सकते हैं, हम वन हैज़ टू बी वेरी एम्पैथेटिक। अगर आपकी एम्पैथी 2 या 3 लेवल से कम जाती है तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए जो एम्पैथी है वो बहुत हाई लेवल की होना बहुत ज़रूरी है। अगेन फिफ्थ जो है रिकॉर्डिंग रेस्पॉन्स। जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो पहली चीज़ जो होती है वो होती है कॉन्सेंट ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट से आप कॉन्सेंट ले इस बात का कि आप उसकी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। अब रिकॉर्डिंग भी कई तरह की होती है, जैसे कि मैंने बताया था पहले, एक राइटिंग में होता है, जब क्लाइंट बोल रहा है तो आप उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं और उसको कन्वे भी कर दिया है आपने कि आप रिकॉर्डिंग राइटिंग में कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ है कि हो सकता है क्लाइंट अनईजी फील करे, और क्योंकि जब आप लिखते हैं तो स्पीड, बोलने और लिखने की स्पीड में फ़र्क होता है। तो कभी कभी क्लाइंट को अगर बीच में आप इंटरफेयर करेंगे किसी चीज़ को नोट डाउन करने के लिए तो उसका जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो कट डाउन हो सकता है, और हो सकता है बीच बीच में, और अगर आप रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाएं और आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आप गलत याद रखें। सो इसीलिए रिकॉर्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट रिकॉर्डिंग किस तरह से कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगेन आप अगर राइटिंग में नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं जहाँ पे आप कैमरा माइक अटैच कर सकते हैं क्लाइंट के पास और क्लाइंट को बोलने के लिए बोल सकते हैं और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इस केस में ये होता है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है जब वो माइक देखता है सामने, और वो अपने इनहिबिशंस को ओपनली नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, बहुत इनहिबिट करता है, हर एक चीज़ को फ्रीली नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इन चीज़ों को करने से पहले क्लाइंट का कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकते, कॉन्फिडेंशियल रखना। तो हमें क्लाइंट को ये कंफर्म करना होगा और एश्योरेंस दिलानी होगी कि उसकी जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे भी लीक नहीं होगी और कॉन्फिडेंशियल रहेगी। सिक्स्थ जो इंटरव्यू का फीचर होता है वो ये होता है कि ये कम्युनिकेशन से डिफरेंट होता है। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ टेबल में पढ़ी थी, तो अब ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई वोंट वेस्ट टाइम। आगे करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या क्या होते हैं। बहुत सारे टाइप के इंटरव्यू है। पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नाम से ही पता चल रहा है, जो जनरली जॉब्स में होता है, जहाँ पे क्वेश्चंस लिस्टेड होते हैं, प्रॉपर सेम सीक्वेंस और मैनर में पूछे जाते हैं, और ये हर एक क्लाइंट से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी सीक्वेंस में पूछा जाता है। जो इंटरव्यूअर होता है उसको ऑलरेडी वो ट्रेंड होता है इस चीज़ में, और उसको पता होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पुटअप करने हैं और कितने टाइम लिमिट में ख़त्म कर देना है। और स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो नेसेसरीली ट्रेंड इंटरव्यूअर ही लेता है। सो ये जनरली ये वाले जो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं वो क्लिनिकल असेसमेंट में लिए जाते हैं।
डिसऑर्डर्स पता करने के लिए किसी का कि कोई पर्टिकुलर डिप्रेशन है या कोई और उससे भी बड़ी कोई डिसऑर्डर है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन्होंने बताया। जैसे कि एडवांटेज ये है कि कुछ वर्ड्स जो क्वेश्चंस में होते हैं वो वही वर्ड्स ठीक है, उसको रिप्लेस करके आप कोई और वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है उसका मीनिंग कुछ और निकलता हो। लिमिटेशन ये होता है कि ये जो रेस्पोंडेंट है, जो रिप्लाई कर रहा है, इंटरव्यूई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का इंटरव्यू होगा। सो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे। अगेन अगर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बारे में बात करें, अगेन आप टिक देख रहे होंगे। टिक का मतलब है कि एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। अनस्ट्रक्चर्ड में कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता क्वेश्चंस कौन से पहले या बाद में किए जा रहे हैं। इसमें रैपोर्ट स्टैब्लिश किया जाता है क्लाइंट के साथ और उसके जिस तरह की कन्वर्सेशन हो रही होती है उसी के हिसाब से क्वेश्चंस सीक्वेंस में पुट किए जाते हैं। सीक्वेंसिंग चेंज की जा सकती है, इसमें मॉडिफाई किए जा सकते हैं क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ द क्लाइंट। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कोई वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड की कोई कंपल्शन नहीं होती, आप फ्लेक्सिबल होता है ये बहुत ज़्यादा। सो इसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए हैं। जैसे कि ये लेस रिलायबल होता है और एरर्स होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं स्ट्रक्चर्ड के कंपैरिजन में। और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाती है इसमें, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड है और टाइम लिमिट का कोई इशू नहीं होता। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मेथड का, और इन दोनों के जो डिसएडवांटेजेस है उसको ये हटा देता है। इनटेक इंटरव्यू की बात करें तो इनटेक इंटरव्यू ये फर्स्ट मीटिंग में लिया जाने वाला इंटरव्यू होता है क्लाइंट से, जहाँ पे क्लाइंट के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम को लेकर आया है और उसकी हिस्ट्री क्या है, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग कैसी है, जनरल लाइफ कैसी है। इसको हिस्ट्री इंटरव्यू भी कहते हैं इनटेक इंटरव्यू को। बेसिक पर्पस इसका ये होता है कि हम क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालें, उसकी प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालें, प्रोविजनल डायग्नोसिस कर सके उसकी इंफॉर्मेशन से। और ये एक इंटरव्यू टेक्निक ही मानी जाती है जहां काउंसलर कोशिश करता है कि जितनी पॉसिबल हो उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके कारण पता लगा सके कि क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा। और थ्रू आउट जो काउंसलर होता है वो इंटरव्यू जब लेता है तो ये अपने जो क्लाइंट होता है वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। बहुत ज़्यादा डायरेक्टेडनेस नहीं होती इस टेक्निक में, इनटेक इंटरव्यू में, और बट ये स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें हमें पूरा फॉर्म जैसा फिल करना होता है। इसकी लिमिटेशन यही है कि जो क्लाइंट का रिस्पॉन्स है काउंसलिंग से पहले वो वेरी कर सकता है आफ्टर स्टैब्लिशिंग द रैपोर्ट, मतलब कि आपने रैपोर्ट स्टैब्लिश होने से पहले ये इन्फॉर्मेशन ली थी, हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन कुछ उसने अनईजीनेस की वजह से ना बताई हो, लेकिन जब आपने रैपोर्ट स्टैब्लिश कर लिया उसके बाद जब आप उससे यही सेम क्वेश्चंस पूछेंगे तो हो सकता है कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिले। सो ये क्वेश्चंस और ऑल्सो इसमें हमें क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट बोर हो जाता है और कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन हाइड कर देता है। सो हमारे को बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन करें वो एक बार में ही पुटअप करें, ज़्यादा बार बार रिपीटिशन ना हो। नाउ कमिंग टू केस हिस्ट्री इंटरव्यूज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। केस हिस्ट्री ये इनिशियल इंटरव्यू ही के बाद लेने वाला इंफॉर्मेशन है, जिसमें हम पूरी एक तरह से लाइफ हिस्ट्री, जो पेशेंट की लाइफ है उसके बारे में हम डिटेल गैदर करते हैं। और इसमें जो केस हिस्ट्री में हम देखते हैं उसमें करंट स्टेटस क्या है क्लाइंट का वो हम देखते हैं, और उसका बैकग्राउंड कैसा है, कॉजेज क्या है। इटायोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है कॉजल फैक्टर्स, कि उसकी प्रॉब्लम के कारण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, केस हिस्ट्री क्या है, उस रैपोर्ट स्टैब्लिश करते हैं हम। और हम उसकी केस एक अच्छे लिसनर की तरह हम बिहेव करते हैं। उसकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, तो डेमोग्राफिक मतलब कि एज, नेम, जेंडर, ये सब। एंड उसके अलावा हम उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, कहाँ रहता है, किसने रेफ़र किया, उसका बाकी लोगों के साथ एक्सपीरियंस कैसा है, लोग उसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स कैसे कितने हैं, कैसा बिहेवियर है फैमिली मेम्बर्स के साथ, रेफ़र किसने किया, ये सारी चीज़ें हम इसमें उससे पता लगा के लिखते हैं। और हम
जानने की कोशिश करते हैं उसकी स्कूलिंग कहाँ हुई, उसकी एजुकेशन, उसका डेवलपमेंट, और कितनी देर तक उसके ये जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करती है और कब कब होती है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसके बारे में पता लगाते हैं। और उसका एक फॉर्मल असेसमेंट भी कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि आगे जाके अगर हमें लगता है कि ज़रूरी है। उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि उसे कोई बीमारी है, इसकी वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं, ये हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई फिजिकल एलिमेंट्स की वजह से मेंटल स्टेटस में प्रॉब्लम आती है। उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है लोगों के प्रति, उसका पॉलिटिकल बिलीव क्या है, रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, ये सब हम नोट डाउन करते हैं। फिर एक होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसे MSE भी बोलते हैं, इसको प्रेजेंट स्टेटस एग्जामिनेशन भी कहते हैं, जहां हम ये चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी सही है, उसका स्पीच कैसी है, थॉट प्रोसेस कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो किस तरह से बात कर रहा है, उसको कंसंट्रेशन, अटेंशन कैसी है। पैथोलॉजी के बारे में पता लगाते हैं, उसकी स्पीच सैंपल को चेक करते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं प्रेजेंट के बारे में, जनरल बातें करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अभी कितना अटेंटिव है, और ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो इससे हमें प्रोविजनल डायग्नोसिस हो जाता है, मतलब फाइनल डायग्नोसिस से पहले का एक रफ आइडिया हो जाता है कि क्या डिसऑर्डर हो सकता है। इन्होंने एक पूरा फॉर्मेट दिया है जो एग्जाम में आ सकता है, जिसमें केस हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट बताया। तो पहला चीज जो हम करते हैं वो है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा के सब सेक्शंस है ये, जिसमें हम नाम पता करते हैं। नाम पता जस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। कई जगह पे हमें नाम जो है वो हम रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि वो हो सकता है कोई प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करता हो क्लाइंट, या फिर वो फैमिली बहुत नोन फैमिली हो। सेक्स के बारे में पता करते हैं, जिसमें हमें उसका कल्चरल पर्सपेक्टिव पता चले, उसका इंटरेस्ट, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में भी पता चल सके। और एज के बारे में हम पता करते हैं, जिसमें हमें ये पता चल सके कि उसकी मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज में फ़र्क तो नहीं है कहीं, कोई उसका वो कौन से डेवलपमेंटल फेज में है, ये सब पता चल जाए। एजुकेशन पता करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो कितना एक्सपोज्ड है दुनिया से और कितनी उसको लिटरल नॉलेज है। कई बारी लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, लेकिन रीजनेबल, लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग नहीं होती उनकी। सो वो चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। स्कूल और इंस्टीट्यूट कहाँ से पढ़ाई की है, कौन से इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे वो सोशल एक्सपीरियंस पहला गेन करता है पर्सन, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को कितना फॉलो करता है ये हमें पता चल जाता है, और कितना ट्रेंड है उस चीज को लेकर। सेकंड जो केस हिस्ट्री का टेकिंग में लेते हैं वो होती है प्रॉब्लम स्टेटेड। प्रॉब्लम स्टेटेड बाय मतलब क्लाइंट ने प्रॉब्लम क्या बताई, इन्फॉर्मेंट ने प्रॉब्लम क्या बताई, एंड देन अदर्स ने प्रॉब्लम क्या बताई। तो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि क्लाइंट इज द सफरर, तो वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे देखता है और कैसे डील करता है, वहाँ वो हम पूछते हैं। इन्फॉर्मेंट मतलब जिसके साथ क्लाइंट आया है वो उसकी प्रॉब्लम के बारे में क्या बोलता है और क्या सफर करता है। देन अदर्स मतलब जहाँ अगर वो काम करता है कहीं के, जो एम्प्लॉयर्स हैं उसके, उनसे या उसके साथ के जो कलीग्स हैं उनसे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उसकी एंग्जाइटी वगैरह के कारण क्या है। वो कभी कभी जॉब की वजह से एंग्जाइटी हो सकती है। फिर प्रॉब्लम स्टेटेड बाय में ही सेकंड होता है ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कितनी देर तक रहती है और कितनी कब शुरू होती है, और क्या क्या उसकी लाइफ के स्ट्रेसर्स है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और ये कैसे क्लाइंट हैंडल करता है उसको। फिर इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम मतलब कि कितना ज़्यादा डैमेजिंग होती है ये, कितना ज़्यादा क्लाइंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये हमें पता चल जाता है ना। थर्ड होता है पर्सनल हिस्ट्री लेना। बर्थ एंड डेवलपमेंट, जन्म कहाँ हुआ, किस फैमिली में हुआ, उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव हुए हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि लाइफ का कोई डेवलपमेंटल स्टेज है जहाँ वो सफरर था, उसने कुछ सफरिंग देखी है, या उसको डेवलपमेंट प्रॉपर नॉर्मली हो नहीं पाया किसी और रीज़न से, वो हमें पता चलता है। स्कूल हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था, उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिससे वो सफ़र कर रहा है, इस वजह से उसको रिकॉल होने की वजह से एंग्जाइटी होती है, या कुछ और कारण है। मेडिकल हिस्ट्री, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, फिजिकल इलनेस तो नहीं है, ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं। कई बारी कोई इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फोबिया हो जाता है ओपन स्पेस से। सोशल हिस्ट्री, वो लोगों से कैसे इंटरेक्ट करता है, लोगों के बीच में शाई फील करता है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ये पता चलता है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली वो कितना, इमोशनल कैपेसिटी कैसी है, वो अपने एंगर को कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना हैंडल कर सकता है, इमोशनली कैसे वो बिहेव करता है।
और अपने स्ट्रेस को कैसे वो हैंडल कर लेता है। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, प्री मॉर्बिड मतलब प्रॉब्लम्स होने से पहले, ये जो जिस कंप्लेंट के साथ वो आया है हमारे पास, उससे पहले वो कैसा बिहेव करता था, कैसे लोगों को ट्रीट करता था, उसका एटीट्यूड कैसा होता था, कैसे लोगों से बातचीत करता था, और किस तरह से उसमें अब चेंज आने लगा है ये हमें पता चल जाता है, और वो कैसे कोप करता था अपने स्ट्रेस से। देन क्लाइंट फैंटेसी लाइफ, फैंटेसी दिस इज समथिंग जो लोग ओपनली नहीं बता पाते हैं, एंड ये बताता है कि उसके मोटिवेशन क्या है और डेप्रिवेशन क्या है। मोटिवेशन मतलब क्या उसे अट्रैक्ट करती है, क्या उसको करने के लिए प्रेरित करती है, एंड डेप्रिवेशन मतलब किन चीज़ों की कमी है उसकी लाइफ में। नेक्स्ट, सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। सेक्सुअल हिस्ट्री का मतलब उसके कैसे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स रहे हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री मतलब उसने जहाँ जहाँ काम किया है, जॉब किया है, उसका कैसे बर्ताव था, किस तरह से रहता था, क्या टेंशन थी, ये सारी चीज़ें। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो ये 4th सेक्शन होगा केस हिस्ट्री लेने में, जहाँ पे फैमिली बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है, जिसमें पहला होता है फैमिली कॉन्स्टलेशन। फैमिली में कितने लोग हैं, क्या रिश्ता है उन लोगों से, उनकी एज क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं। देन नेक्स्ट होता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हम ये देखते हैं कि फैमिली की इनकम कितनी है, कौन सी जगह पे वो रहते हैं, किस तरह का काम करते हैं, किस तरह की कम्युनिटी में उनका स्टेटस है, और कितना उनका कैसे कितना रेस्पेक्ट मिलता है उनको, किस तरह की लाइफ जीते हैं। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। कभी कभी क्या होता है कि वो सोचता है कि उसके अच्छे रिलेशन है पेरेंट्स के साथ, लेकिन पेरेंट्स उल्टा समझते हैं, उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। ऐसे ही कभी कभी वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि उसका रिलेशन पेरेंट्स के साथ अच्छा है। तो किस तरह के वो रिलेशंस उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ है, पेरेंट्स के साथ हैं, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब एडोलेसेंट प्रॉब्लम लेके आते हैं तब। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फैमिली के साथ देखा जाए तो वही कि हर मेंबर के साथ किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, किस तरह वो विक्टिम ना होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जर्वर है, कुछ ऐसी चीज़ देखता है जो उसको सफरर बन गया है जो उसको देख के। नेक्स्ट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। जब MSE की बात आती है, इसमें हम ये बहुत हेल्पफुल है डायग्नोस करने के लिए। प्रीवियसली जो जिसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो फाइनल डायग्नोसिस से पहले जो डायग्नोसिस होता है उसमें MSE बड़ा हेल्प करता है। इसमें हम असेसमेंट कर सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं, और क्लाइंट की फंक्शनिंग कैसी है, वो प्रेजेंटेशन कैसी है, वो सब इसमें आता है। तो MSE जो है ये हमें प्रोवाइड कर देती है काउंसलर को, पूरा इसका फॉर्मेट होता है, और ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दे देती है। किस तरह का डायग्नोसिस होगा और क्या ट्रीटमेंट चलेगा उसका। ऑब्जेक्टिव होता है जो क्लाइंट किस तरह से ऑब्जर्व करता है चीज़ें, एंड जो क्लाइंट ने, और सब्जेक्टिव होता है जो क्लाइंट ने डाटा हमें प्रोवाइड कराया है। तो हम जब इवेलुएट करते हैं क्लाइंट को इंटरव्यू के टाइम पे, तो जो उसकी केस हिस्ट्री तो हम देखते ही हैं, जिससे टेंटेटिव डायग्नोसिस हो जाता है, यानी कि फाइनल डायग्नोसिस से पहले का डायग्नोसिस जो पॉसिबिलिटी है, और जो डायग्नोस्टिक्स क्वेश्चंस जो हम करते हैं उससे ही पता चल जाता है। तो क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सिम्टम्स हैं जो क्लाइंट के हमें नोटिस करने होते हैं, जैसे कि बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा था, क्या वो हमसे एग्जामिनर से ठीक से बिहेव कर रहा था, क्या उसका एटीट्यूड एग्जामिनर से अच्छा था, और बहुत सारे पॉइंट हमें नोट डाउन करने होते हैं। थॉट प्रोसेस, उसके थॉट प्रोसेस कैसा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, या वो कुछ और ही हवा में बात कर रहा था, किस तरह का। स्पीच का वॉल्यूम कैसा था, टोन कैसी थी, वो अच्छे से स्पीच के पैरामीटर को फॉलो कर रहा था कि नहीं। परसेप्शन, वो क्या हमारी बातों को परसीव कर रहा था, उसके 5 सेंसेस ढंग से काम कर रहे थे कि नहीं। वो इल्यूजन या फिर हेलुसिनेशंस, तो हेलुसिनेशंस मतलब आवाज़ें आना, उसको ऐसा तो नहीं कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हमें नहीं सुनाई देती, उसको हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो ये चीज़ें तो नहीं हो रही। फिर हायर मेंटल प्रोसेसेस के बारे में बात करें तो उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, क्या वो अपनी एज के हिसाब से उतनी इंटेलिजेंस शो कर रहा है, या फिर हमें अगर और इंटेलिजेंस असेस करनी है तो हम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मेमोरी, उसका दिमाग का फंक्शन होता है, ये ब्रेन फंक्शन है, और ये क्या वो ढंग से इंडिकेशन दे रहा है, उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है। अटेंशन, कितना अटेंटिव है वो हमारी बातें सुनने में, उसका ध्यान तो नहीं बार बार बट रहा, तो हम ये भी ब्रेन फंक्शन में आता है, तो डिस्टर्बेंस हम चेक कर सकते हैं। कंसंट्रेशन कैसा है, अटेंशन कंसंट्रेशन देखा जाए तो अटेंशन को जब वो सस्टेन्ड होती है अटेंशन, तो उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। इनसाइट, क्या उसकी सोच क्या है, क्या उसको पता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है हमारे पास, और क्या उसको अपनी इलनेस के बारे में कुछ अंदाजा है।
देन नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम कुछ टेस्ट करते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि नेम ऑफ द टेस्ट हो गया, ये लिखेंगे यहाँ हम रॉ डाटा क्या आया है। ये देखिए स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है, ज़रा बी श्योर। रो स्कोर नहीं होता, रॉ स्कोर, RAW होगा यहाँ पे, रॉ स्कोर। एंड ये स्टैंडर्ड स्कोर है। एंड देन इससे हमें इंटरप्रिटेशन क्या मिली वो है। देन इंटीग्रेटेड नोट, हम ये बताते हैं कि हमने ये इंटरव्यू जो लिया था उसकी समरी हम लिखते हैं, जिससे जो हेल्प करता है हमें डायग्नोसिस में। और पॉजिटिव फाइंडिंग्स भी हम लिखते हैं। डायग्नोसिस जो होता है फाइनल अंडरस्टैंडिंग होती है क्लाइंट के बारे में। ये जनरली क्लिनिकल केसेस में देखी जाती है जहाँ पे DSM-4 एंड ICD-10 को फॉलो किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। जो साइकोलॉजी और ये उनके लिए होता है जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उनके लिए डायग्नोसिस होता है। काउंसलर्स जो होते हैं वो नॉर्मल लोगों को काउंसिल करते हैं, जिनमें हम सिर्फ उनको ट्रीट जो करते हैं वो हम निगेटिव सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर करते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के ऊपर करते हैं, स्टडी प्रॉब्लम, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ही हम डील करते हैं काउंसलर्स। सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है वो डायग्नोसिस में हेल्प करता है। सिम्टम्स, कॉजेस, थेरेपी प्लानिंग, ये सब हम कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस होता है कि डिजीज के कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट है, और उन पॉजिटिव पॉइंट को लेके हम आगे बढ़ते हैं सो दैट क्लाइंट ठीक हो जाए। तो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है जो ये बीमारी है वो आगे कैसे प्रोग्रेस करेगी, कैसे बढ़ेगी, उसका क्या स्टेप्स होंगे, वो प्रोग्नोसिस होता है, और आगे क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखा जाएगा। फिर काउंसलिंग डिजाइन, डिपेंडिंग अपॉन द डायग्नोसिस हम तरह तरह के क्लाइंट्स की तरह तरह से काउंसलिंग करते हैं, और उनकी लैंग्वेज में उनको समझाया जाता है, जिस प्रॉपर लैंग्वेज में वो समझ पाएंगे कि उनको हुआ क्या है और उनको कैसे डील किया जाएगा। सो ये इसमें काउंसलिंग चॉइस ऑफ थेरेपी पे डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर प्रॉब्लम है उसको। नाउ कमिंग टू द टॉपिक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जहाँ पे हम डिवाइसेस या टेक्निक्स यूज़ करते हैं किसी इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए और या फिर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रॉपर डेफिनेशन इस पैराग्राफ में दी है कि ये वो टेस्ट है जो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, प्रोसीजर होता है उसको करने के लिए, और वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिवली किया जाता है। एक या एक से ज़्यादा एस्पेक्ट किसी पर्सन के ट्रेड का चेक किया जाता है, और ये वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर का भी होता है। इसमें इन्होंने यहाँ पे साइलेंट फीचर्स दिए हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है, ऑब्जेक्टिव नेचर में होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि इसमें कोई इंसान अपनी राय नहीं दे सकता, जैसा टेस्ट में स्कोरिंग होगी उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो जो कोई भी इंसान इंटरव्यू ले रहा है उसके हाथ में नहीं होता इसका रिजल्ट बताना, वो सिर्फ कैलकुलेशन के ही थ्रू पता चलेगा। और सैंपल का बिहेवियर कैसा उसको मेजर करता है ये, एंड ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेट दोनों के लिए यूजफुल होता है। नाउ इसमें यहाँ पे एक और चीज़ बताया है कि जो पैरामीटर्स होते हैं टेस्ट के वो किस किस बेसिस पे जज किए जाते हैं, कितना यूजफुल है वो टेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर कि जो टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो ही वो सो इससे क्या होता है कि वही जैसे मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करता जो टेस्ट ले रहा है, यानी कि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो चाहे कितना भी बायस हो जाए लेकिन रिजल्ट तो वही आएगा जो पेपर पेंसिल टेस्ट में बंदे ने स्कोर किया है उसके बेसिस पे। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है तो 90 to 109 के बीच में एक एवरेज इंटेलिजेंस होती है। अगर किसी ने इसके बीच में स्कोर किया तो वो एवरेज इंटेलिजेंस ही बोलेंगे। किसी के एग्जामिनर क्या सोचता है उसके बारे में उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, रिलायबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकल टेस्ट की। मतलब वो टेस्ट रिलायबल तब माना जाता है जब उसको कितनी बार भी एडमिनिस्टर कर दो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। और जैसे कि हम टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं, टेस्ट रीटेस्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म्स एंड स्प्लिट हाफ, ये वाले हम चेक कर सकते हैं। इनसे हम रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं। रिलायबिलिटी जो होते हैं वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट से चेक होती है, ये -1 से लेके +1 के बीच में होती है, और हमेशा री एडमिनिस्टर करने से भी सेम रिजल्ट देगा। वैलिडिटी का मतलब होता है क्या वो वही चीज़ टेस्ट कर रहा है जो वो जिस चीज़ के लिए वो बना है। जैसे कि अगर मैं एंग्जाइटी के लिए कोई टेस्ट ऐसा है जो बोलता है कि ये टेस्ट एंग्जाइटी को मेजर करता है, तो वो जिस चीज़ को क्लेम कर रहा है उसी को ही मेजर भी करेगा एंड नियर टू परफेक्ट स्कोर मेजर करेगा।
तो वो वैलिड माना जाता है। तो वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। तरह तरह की वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, बहुत सारे हैं। मैंने वीडियो बनाया है वैलिडिटी के ऊपर, MPC 005, उसमें आप देख सकते हैं। नाउ नॉर्म्स होते हैं कि क्या एक नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है। उस नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट करने के बाद जो जो स्कोर्स आए हैं वो एक नॉर्म माना जाता है। तो जब हम सैंपल के ऊपर टेस्ट करते हैं तो हम वो जो नॉर्म्स हैं उनको उनसे कंपेयर करके हम रिजल्ट बताते हैं। तो बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, एज नॉर्म्स भी होता है, सेक्स नॉर्म्स भी होता है, परसेंटाइल नॉर्म भी होता है, स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स भी होता है। जैसे कि एज नॉर्म के बारे में बात करूं तो सपोज कोई टेस्ट है जो पहले नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर किया गया है, समझ लीजिए 200 लोगों के ऊपर वो टेस्ट परफॉर्म किया गया है जो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं और उनकी एज ग्रुप है 20 से लेकर 30। तो अब हम जब किसी क्लाइंट का करेंगे जिसकी उम्र 20 से 30 के बीच में होगी और वो किसी क्लिनिकल प्रॉब्लम को लेके आया है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेके आया है, तो जब हम उसका टेस्ट करेंगे तो हम वो नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर जो रिजल्ट थे उनसे कंपेयर करके हम उसका आउटपुट बताएंगे। तो दैट इज नॉर्म्स। अगेन स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है किसी भी टेस्ट को करने के लिए। अगर हम उस टेस्ट में अगर एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्डाइज्ड माना जाएगा टेस्ट, और उसके रूल्स होंगे। नाउ एकेन जो है उन्होंने पर्पस बताए हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किस किस वजह से किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेंट, जो जॉब का एप्लीकेंट है उसके लिए किए जाते हैं। जब हम क्लासीफाई करते हैं लोगों को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में तब हमें किया जाता है। जब हम काउंसिल करते हैं या फिर गाइड करते हैं किसी इंडिविजुअल को तब किया जाता है। कोई प्रॉब्लम को डायग्नोज करना हो तब किया जाता है। या हम कॉग्निटिव, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल चेंजेस देखना चाहते हैं तो किया जाता है। और या फिर हमें रिसर्च कंडक्ट करना है तो हम टेस्ट करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट कई बहुत सारे क्राइटेरिया को लेकर बनाए जाते हैं। पहला इन्होंने बताया इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन के ऊपर किए जाते हैं और वो 1 to 1 ही होते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो वो 1 to 1 ही होगा और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। फिर होते हैं ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट वो होते हैं जो 2 से ज़्यादा लोगों के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं एक साथ, जैसे कि टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने आप भी कर सकते हैं, खुद से सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन से भी हो सकते हैं ये टेस्ट, और उसमें कॉमन इंस्ट्रक्शंस दी होती है जिससे पढ़ के कर सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो पर्सनालिटी टेस्ट बहुत तरह के होते हैं। ये इंडिविजुअल टेस्ट है ऑफकोर्स, क्योंकि हर एक बंदे की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। ग्रुप में पर्सनालिटी टेस्ट नहीं हो सकते, तो बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट है जैसे NEO, PI है, 16 PF है, स्टोरी टेलिंग है, इंक ब्लॉट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं। आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनएयर है, 3 फैक्टर मॉडल है, 5 फैक्टर मॉडल है। तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जो इंसान के अनकॉन्शियस मटेरियल को बाहर लाता है। इंसान को नहीं पता होता कि उसका टेस्टिंग क्या हो रहा है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो, ये सब्जेक्टिव टेस्ट है तो थोड़ा सा ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो क्या कंक्लूजन निकालता है। तो क्लाइंट अवेयर नहीं होता कि उसके माइंड का कौन सा एस्पेक्ट चेक हो रहा है, और बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड एंड अननोन कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, मोटिवेशनल फोर्सेज होते हैं, उनके बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे कि योर रॉशे टेस्ट होता है, इंक ब्लॉट टेस्ट उस तरह का। फिर हाउस ट्री वाला टेस्ट है वो होता है। तो ऐसे प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट है अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों के ऊपर ज़्यादा होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट वो टेस्ट करता है कि इंसान में कितनी कैपेसिटी है, कोई चीज़ एबिलिटी है कोई चीज़ करने की। हर एक में अलग अलग होती है, कोई अच्छा है, किसी में स्किल होती है अच्छा पेंट करने की, किसी में सिंग करने की, तो वो एप्टीट्यूड माना जाता है। अचीवमेंट मतलब आज तक उन्होंने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो उसका कितना अचीव कर सकते हैं वो टेस्ट करना। इंटेलिजेंस टेस्ट, अगेन इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, ये इंडिविजुअल टेस्ट है अगेन, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जनरली इंटेलिजेंस टेस्ट के, और इसमें हम इंसान की इंटेलिजेंस का लेवल पता लगा सकते हैं। वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। वर्बल मतलब जो मुंह से बोल के रीडिंग, राइटिंग, ओरल रेस्पॉन्सेस से किया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट मतलब कोई काम दिया जाता है, कोई टास्क दिया जाता है और उसके बेसिस पे फिर वो क्वेश्चन आंसर करता है। लाइक पजल्स हो गई, पिक्चर को करेक्ट सीक्वेंस में डालना, फिर मिसिंग पार्ट को ढूंढना, ये सारे परफॉर्मेंस टेस्ट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 2 MPCE 022 ग्रुप B का चैप्टर।
I hope it will be useful to you. Thanks for watching my video. Do not forget to subscribe my channel and do share my videos with rest of the students so that they get help. Thank you for watching. Take care. Bye bye.